हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट भारत की विदेश नीति की कुछ विशेषता हैं जिसको लेकर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और विशेष तौर पे अगर देखें तो ये 12th जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। और इसको आप आगे शेयर जरूर करें ताकि जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और जिनको ये टॉपिक की ज़रूरत है उनको ये मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत की जो विदेश नीति है इसकी विशेषताएं, विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि विशेषता वही यहाँ पे हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे जो भारत की विदेश नीति को हमें समझने में पर्याप्त रहेगा। तो जो भारत की जो विदेश नीति है, उस भारत की विदेश नीति को हम ऐसे देख सकते कि अचानक से ये डेवलप नहीं हुई है। ये समय के अकॉर्डिंग कह सकते हैं ना कि अभ्यास और जो समय के अकॉर्डिंग जो हमें अनुभव होता है वह विदेश नीति में शामिल है। तो इसी को हम देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह आप देखें, भारत की जो विदेश नीति है इसका सबसे पहला पॉइंट है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। अब इससे नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब क्या है। तो भारत है वह हमेशा एक शांतिपूर्ण देश के रूप में रहा है और वह स्थापना हमेशा उसकी ये आशा रहती है या वो हमेशा ऐसा चाहता है कि विश्व स्तर पर भी शांति बनी रहे। तो इसको लेकर आपको ध्यान रखना है कि हमारी विदेश नीति सदैव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की रही है। और के एम पणिकर के शब्दों में अगर हम कहें तो भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने का कोई युद्ध न हो। यानी वह हमेशा शांति प्रयास करेगा। और इसको लेकर शांति प्रयासों को लेकर भारत की ओर से विशेष तौर पे इस नीति के तहत काम भी किए गए हैं। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे रिश्ते भी इस नीति से प्रभावित हैं, क्योंकि हम भारत हैं। जैसे मैं भारत हूँ तो मेरी विदेश नीति क्या शांतिपूर्ण स्थिति है, तो मैंने इसी नीति को अपनाते हुए बहुत सारा अच्छा काम किया है। तो उस शांतिपूर्ण नीति के दौरान लोगों ने मुझे यानी भारत को ये भी कहा है कि वो कायर है जो वो अच्छे से काम या अपना नीति अपना देश नहीं चला पा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक बड़ापन, एक महत्वपूर्ण नीति होती है जो हर किसी की राजनीति में ये शामिल नहीं होती है। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की जो विदेश नीति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखें, यद्यपि कई बार इसे हमारी दुर्बलता माना गया है। किसे? शांतिपूर्ण। हम चाहते कि शांति बनाए रखो, लेकिन जैसे पाकिस्तान वगैरह है तो वो क्या कहेंगे, ये तो डरपोक है, ये तो लड़ाई कर नहीं रहा है, ये तो शांति शांति कर रहा है। तो कहने का मतलब है भारत की विदेश नीति, क्योंकि आपने गौर से समझा है तो झगड़े का कभी कोई शांतिपूर्ण समाधान नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छी नीति है जो भारत की विदेश नीति में एक सितारा बनकर है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो इसको लेकर 1960 में स्विट्जरलैंड संकट, 1967 का अरब इजराइल संकट, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। इसी तरह से भारत पाक युद्ध हुआ था 1965। इससे पूर्व 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ और 1971-72 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो इन सभी हितों में भारत का दूसरे देशों से टकराव हुआ, लेकिन भारत ने अपनी ये जो नीति है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति वो कभी नहीं त्यागी। दूसरी भारत की विदेश नीति की हम चर्चा करें तो उपनिवेशवाद वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई अन्य देश दूसरे देश पर व्यापार के बहाने राजनीतिक अधिकार कर लेता है। इस तरह से जैसे भारत के ऊपर ब्रिटेन ने राज किया था, वह धीरे धीरे व्यापार के बहाने भारत पे राज करना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह से ब्रिटेन का उपनिवेशी देश वो भारत रहा था। तो इस तरह से कोई दूसरा देश गुलाम बना जाए तो भारत ऐसी तरह की व्यवस्थाओं को घोर विरोध के रूप में देखता है। और साम्राज्यवाद का भी मतलब ये है कि एक देश अपने अपने साम्राज्य की महत्वाकांक्षा यानी अपना खुद का साम्राज्य बढ़ाने की दृष्टि से दूसरे राज्यों पर हमला करता है, दूसरे राज्यों की सीमा को अपने अंदर लेता है, तो ये भी साम्राज्यवाद है। तो ऐसी नीति का भारत विरोध करता है और ये भारत की विदेश नीति में शामिल है, इसकी ये विशेषता है। इसी तरह से आप देखें कि भारत की विदेश नीति की और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है रंग भेद का विरोध। ध्यान रखेंगे, रंग भेद का विरोध। तो इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि विश्व में नस्ल या मनुष्यों के रंग के आधार पर भेदभाव का विरोध होता। जैसे आप देखें दक्षिण अफ्रीका के, तो वहाँ पे वो देश जो साउथ अफ्रीका था वो ये
वहाँ के लोगों का था, ठीक है ना, जो नस्ल से थोड़े ब्लैक थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अधिकार कर दिया और इस तरह से राज किया कि वहाँ पे वहाँ के मूल निवासियों को रहना मुश्किल हो गया। तो इस तरह रंग भेद का बहुत खतरनाक वातावरण हो गया था, लेकिन वर्तमान में सब कुछ सही है। तो ये इस तरह से भारत ये चाहता है कि कहीं पे भी अगर रंग भेद को लेकर, कार्य को लेकर अगर ऊंच नीच की भावना है या ऐसा कोई है, तो भारत उस देश का कभी सहयोग नहीं करेगा इस नीति को बढ़ाने में। यानी वह हमेशा चाहता है कि समानता हो, रंग भेद नहीं हो। तो इसी नीति को लेकर भारत है वो नीति पे चल रहा है और ये भारत की विदेश नीति है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखें, क्योंकि ये इस पर मैंने लेसन बना हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर है। तो फोर्थ वो जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। हमारी विदेश नीति का ये आधार है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का खुलकर समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है जैसे यूएनओ है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी संस्था है जो राष्ट्र हित में देश विश्व में सहयोग, शांति और समझौते पर आधारित नीति पर काम कर रही है, शांति व्यवहार या शांति को बढ़ावा देती ऐसी संस्था है। भारत उन संस्थाओं को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की इस जगह हम देखें तो ये अभी सॉरी जो बात कर रहा था मैं कि स्वतंत्रता से पूर्व ही हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को समर्थन दे चुके हैं और स्वतंत्रता के बाद हमने इसकी सदस्यता स्वीकार कर इसके विभिन्न कार्यक्रमों के एजेंसियों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये विश्व शांति में सहयोग दे रही है। तो भारत इस तरह की संस्थाओं को सहयोग और समर्थन देगा, ये भारत की विदेश नीति है। फिर है पंचशील सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपके आएगा। भारत की विदेश नीति की विशेषता बताइए, या ये ना आए तो ये आएगा कि पंचशील सिद्धांत क्या है। और ये भारत की विदेश नीति का बहुत ही अहम विशेषता है, क्योंकि इस पंचशील सिद्धांत को एक तरह से चाइना और भारत के बीच में तिब्बत समस्या के समाधान को लेकर ये एक नियम बने थे, ठीक है ना। तो ये नेहरू और उस समय के जो चीनी प्रधानमंत्री लाई करके ऐसा कोई नाम है, तो उनके सहयोग से ये एक कह सकते हैं कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनी। बॉन्डिंग के बाद उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया, या कह सकते हैं 5 बातें फिक्स की कि हम इन 5 बातों का पालन करेंगे। तो यही अच्छी बातें भारतीय विदेश नीति में शामिल की गई। अब पंचशील सिद्धांत में 5 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली है, एक देश की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक समानता की भावना। भारत है वो चीन की अखंडता होती है। अखंडता मतलब जैसे उसका पूरा क्षेत्र है वो पूरा एक भारत मानेगा। ऐसा नहीं कि भारत उसको चीन को तोड़ना चाहेगा, ये ऐसे गुटबाजी करके तोड़ दूँ और ये मैं क्षेत्र मैं ले लूँ, नहीं। भारत है वो किसी भी देश की एकता और अखंडता का पूरा समर्थन करेगा और उसे सम्मान का भाव देगा, यानी सम्मान देगा। ये भारत खुद भी ऐसा चाहेगा, दूसरे देश भी भारत की अखंडता का सम्मान करें। दूसरा पॉइंट है अनाक्रमण। भारत है वह इस नीति को अपनाते हुए किसी भी देश पर बिना कारण के आक्रमण नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युद्ध कभी भी शांति को बढ़ावा नहीं देता, अशांति उत्पन्न करता। तो भारत की विदेश नीति पंचशील सिद्धांत का भी ये गुण है, अनाक्रमण, ठीक है ना। भारत कभी भी पहले होकर भी नहीं करेगा, ये भी बात यहाँ पे कही गई है। फिर तीसरा पॉइंट है जो आप ध्यान रखें, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। जैसे चीन भारत के समय की समय बात बनी तो ये हुआ था कि भारत में क्या हो रहा है, दूसरा देश है वो भारत में दखल नहीं देगा। तो भारत भी यही चाहता है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, उनके आंतरिक मामलों में, उनके आंतरिक मामलों में राजनीति क्या चल रही है, तो भारत उनके आंतरिक देश किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे परिवार की बात होती है, एक परिवार का मैटर है, दूसरा वाला आके यहाँ पे दखल अंदाजी करेगा, तो वो जो आया है दखल अंदाजी कर रहा है उसको मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि किसी एक परिवार का मामला दूसरा उस मैटर पर क्यों करे। ये अगर एक दूसरे की परिवार की वैल्यू और मर्यादा बनाए रखनी है तो इस नियम का पालन होना चाहिए। देश की मर्यादा तभी बनी रहेगी जब कोई दूसरा देश अनावश्यक रूप में किसी भी मामले में हस्तक्षेप न करे। फिर पांचवा पॉइंट है जो सबसे पहले आया था, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये पंचशील सिद्धांत में शामिल है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी कहने का मतलब है कि एक देश दूसरे देश के प्रति पूर्ण तरह से शांति सहयोग को बढ़ावा देगा, शांति बनाए रखेगा, ऐसी कोई भी हिंसात्मक गतिविधि को बढ़ावा नहीं देगा जो देश के लिए सहअस्तित्व को लेकर खतरा हो। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ा दिया गया है। और नेक्स्ट जो है भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण पॉइंट है गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। इसके ऊपर बहुत ही अच्छा मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको समझने में इजी रहेगा। मैं इस वीडियो में इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपको एक तरह से बहुत ही अच्छे से एनिमेशन के साथ मैंने ये वीडियो इस चैनल पे बनाया है कि गुट निरपेक्षता क्या है।
कब शुरू हुआ वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो इसमें मेंशन थी मैंने बताई, जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट था, तो आप वो जरूर देखें और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गुण निरपेक्षता के ऊपर। फिलहाल देखिए गुण निरपेक्षता क्या है। तो नाम से पता है गुट निरपेक्षता। गुट यानी गुटबाजी। विश्व में दो गुट थे 1991 से पहले। एक तो था सोवियत संघ वाला जिसका रूस नेतृत्व कर रहा था, एक था अमेरिका वाला गुट, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरह से दो गुटबाजी थी, दो विश्व में, और दो आपस में दूसरे देशों को अपनी ओर खींच रही थी। इस गुटबाजी में तीसरा विश्व युद्ध होने की शंका थी। तो भारत ने सोचा कि मुझे दोनों देशों का सहयोग चाहिए, तो उसने किसी भी गुट में शामिल होने का निश्चय नहीं किया। उन्होंने कहा मैं ऐसे सैनिकी संगठन वाले गुट हैं उन किसी गुट में शामिल नहीं होऊंगा, मैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखूंगा। तो गुट निर्माण नीति का मतलब होता है कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ऐसे गुट में जिसका उद्देश्य, जिस गुट का उद्देश्य सैनिकी हो। तो गुट निरपेक्ष नीति यही है कि स्वतंत्र नीति पर चलना और किसी भी गुटबाजी में संलग्न नहीं होना। तो ये तो आप समझ गए होंगे भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब हम बात करें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या बात करें कि भारत की विदेश नीति है जो पहले थी, अभी उसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या नवीन परिवर्तन हुए, नवीन आयाम। तो हम वो देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए भारत के 90 दशक में आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवादी सुधार हुए हैं, उसके बाद भारत में विदेश नीति में बहुत सारे सुधार हुए हैं और परिवर्तन थोड़े बहुत हुए हैं, क्योंकि विदेश नीति है वो समय के अकॉर्डिंग बदली है। तो उसमें क्या नए आयाम शामिल हुए वो में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान सरकार की विदेश नीति जो है वह वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा के अनुसार इस नीति पर बल देती है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, इस परिवार के साथ मुझे रहना और एक साथ लेके चलना है। तो ये नीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चरितार्थ होती है। और भारत की विदेश नीति का नवीन आयाम क्या है? आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। ये प्रश्न आ सकता है कि भारत है वो आतंकवाद के प्रति किस नीति पर चल रहा है? जीरो टॉलरेंस, यानी बिल्कुल भी 1% भी आतंकवाद को नहीं सहा जाएगा। तो जीरो यानी शून्य सहायता नीति, और इस नीति को अपनाया गया है वर्तमान विदेश नीति के नए आयाम में। आगे देखें तो विदेश नीति, नवीन जो विदेश नीति है, ठीक है ना, तो विगत कुछ वर्षों में भारत की वैश्विक छवि और भारत की राजनीतिक पहुंच प्रयास कल्पना गति के साथ एक नए रूप में बदलकर सामने आए हैं। सॉरी। तो देखें सबसे बड़ी उपलब्धि है 2015 में, जो नवीन आयामों को हम देखें तो 2015 में भारत बांग्लादेश के मध्य जमीन को टुकड़े को लेकर विवाद था। तो इसको लेकर भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस समस्या को हैंडल किया। और ये प्रश्न आ सकता है कि यह 162 भू गलियारा का विवाद है वो किन देशों के मध्य था? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। ध्यान रखना है ये समस्या, इसको विदेश नीति के तहत अच्छे से सुलझाया गया। और नवीन आयाम में जो 5 सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत, इसको भी अपनाया गया वापस, ठीक है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति में जो नवीन आयाम है, नवीन पहल है, उसमें है पड़ोसी पहले, यानी नेबर फर्स्ट। हमारे जो पड़ोसी हैं उसकी समस्याओं को हम पहले ध्यान से सुनेंगे और उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उनका सहयोग करेंगे। तो नेबर फर्स्ट, ये नीति नवीन आयामों में शामिल है। तो आप इसको समझे, भारत की विदेश नीति के नवीन आयाम क्या है? नवीन आयाम में वसुधैव कुटुंबकम, जो मैंने आपको बताया, पंचशील सिद्धांतों को अपनाया गया है, साथ ही साथ पड़ोसी पहले की नीति का अनुसरण कर रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की विदेश नीति को नवीन दिशा प्रदान करने के लिए पड़ोस पहल की नीति अपनाते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री ने सभी पड़ोसी देशों की यात्रा कर भारतीय विदेश नीति में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया था, ठीक है। इस नीति में रूपांतरकारी परिवर्तन ये हुआ कि भारत ने अपने वार्षिक उत्सव या जो गणतंत्र दिवस है उसमें पड़ोसियों के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको आमंत्रित किया और खुद भी गई। इस तरह से पड़ोसी देशों से पहले मित्रता जैसा व्यवहार रखा और मित्रता बनाए रखी, क्योंकि संकट काल में मित्रता ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये पड़ोसी यानी नेबर फर्स्ट की नीति को भारत की विदेश नीति में नए आयाम के रूप में इसको शामिल किया गया है। और इसी का एग्जाम्पल आपने देखे तो नेपाल के साथ पनबिजली परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और भारत और भूटान के बीच में भी इसी नीति को चलते हुए 600 मेगावाट खोलोगछु पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी गई। और इसी तरह
24 वर्षों बाद कोलंबा जापान रेल संपर्क को दोबारा खोला गया। ये भी पड़ोसी फर्स्ट नेबर फर्स्ट की नीति के तहत ही हुआ। और जब मालदीव में गंभीर संकट आया, ठीक है ना, तो भारत ने ऑपरेशन नीर के तहत वहाँ पे पानी है वो जहाज़ों के द्वारा पहुँचाया था। तो ऑपरेशन नीर मालदीव से आप इसको ध्यान रखें। और नेपाल में भी भूकंप आया तब भारत ने पहले अपने संचार में मशीनरी को लेकर वहाँ पहुँचा। यानी भारत अब विदेश नीति के तहत नए आयाम में नेबर फर्स्ट की नीति का भी अनुसरण कर रहा है। और अब ध्यान रखना है कि नेबर फर्स्ट के साथ साथ इसमें और एक थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि पहले जिसे हम लुक ईस्ट नीति के नाम से जानते थे, वर्तमान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विदेश नीति में आई एक सक्रियता, जिसे पड़ोसी फर्स्ट में ही हम पहले लुक ईस्ट को देखते थे, ठीक है ना, उसकी जगह अब एक्ट ईस्ट नीति को अपनाया गया। एक्ट ईस्ट का मतलब ये है कि इस नीति के तहत, इस नीति के अंतर्गत आर्थिक रूप से गतिशील क्षेत्र में अधिक संघन संपर्क होगा। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इसी क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पूर्व में सक्रियता की यह नीति भारत के प्रधानमंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों की यात्रा में प्रदर्शित हुई थी, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं आपको अगर वापस कहूँ भारत की विदेश नीति के नवीन आयाम क्या क्या है, तो बताइए आप, दिमाग पे जोर डालिए और बताइए जो मैंने आपसे अभी पूछा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है भारत की नवीन विदेश नीति के नवीन जो आयाम है, पहला तो है वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपना रहा है। दूसरा, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। तीसरा, पंचशील सिद्धांतों को वो अपनाए हुए हैं, वे भी अभी वर्तमान में नवीन आयामों में शामिल है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है पड़ोसी नेबर फर्स्ट की नीति का जो अनुसरण कर रहा भारत, वो ये नवीन विदेश नीति के आयामों के तहत है। और इसी के तहत नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ भारत की विदेश नीति का नया आयाम है भारत और मध्य पूर्व। ध्यान रखेंगे, भारत और मध्य पूर्व। तो भारत का पश्चिमी देशों के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। भारत में आतंकवाद प्रभाव वहीं से आया है, वेस्टर्न जो देश है वहीं से आतंकवाद आया है। तो आज जो भारत है सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। तो इस तरह से वहाँ पे संपर्क होता समस्या भी होगी। तो धर्मांधता और कट्टरवाद की मध्य पूर्व के देशों में अफगानिस्तान पाकिस्तान के माध्यम से भारत में प्रसारित हुआ है। आतंकवाद है वह कट्टरता पूर्वक ही मध्य पूर्व के देशों से ही आया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के माध्यम से होता हुआ भारत में आतंकवाद का प्रवेश हुआ है। और वैश्वीकरण के इस युग में नागरिकों का जो ट्रेडिशनल जो मॉडल जो अपनाया गया है, उसी वजह से ये समस्याएं भी सामने आती है। अब हम देखें, जब हम मध्य पूर्व की ओर ध्यान दे रहे हैं तो इस बार हमने ईरान इराक के साथ साथ भारत ईरान और भारत के मध्य एक समझौता हुआ था। ईरान और भारत के मध्य ये समझौता दोनों के आपसी संबंधों को बहुत अच्छे सौहार्द मित्रतापूर्ण बनवाने के लिए था। और इसके लिए भारत ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया वहाँ के देश में। किंतु अमेरिका व ईरान के आपसी संबंधों की कड़वाहट से भारत के संबंध प्रभावित हुए ईरान और भारत से। क्यों? क्योंकि अमेरिका की रणनीति है उससे प्रभावित कर रही है। तो भारत ने ईरान की शाहबार बंदरगाह में भारी निवेश किया है, क्योंकि भारत है वो जिस नीति पर चल रहा है, तो इसी नीति के तहत उन्होंने निवेश किया था। एक और भारत के लगभग 70 लाख लोग खाड़ी देशों अरब सागर वगैरह ईरान इस तरह के क्षेत्र में जाके वहाँ पे कमा रहे हैं, ठीक है ना, और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। जिसका सकारात्मक फायदा क्या है, विदेशी मनी, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी वो अपने यहाँ पे आ रही, क्योंकि जब देश विदेशों में काम करेंगे तो वो इनकम अपने यहाँ पे आती, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, तो ये देश के लिए अच्छा है। लेकिन इसी का नेगेटिव इफेक्ट क्या हो रहा है, तो देखिए नकारात्मक प्रभाव ये है कि वहाँ भी विचारधारा की भारत में निर्यात हो रहे हैं और भारत की एकता अखंडता को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इराक और सीरिया में सक्रिय ISI के बढ़ते प्रभाव से अन्य देशों की भारत में भी ये चिंता रहती है, क्योंकि वहाँ के ऐसे व्यवहार, ऐसी संस्कृतियाँ जो अपने यहाँ पे अपने वातावरण को दूषित करती है, लेकिन लोग वहाँ से ये संस्कृति अपने लेके आ जाते हैं। तो इस तरह से हम विदेश नीति की जो अब समझ रहे हैं, तो नेक्स्ट है भारत की नई विदेश नीति के आयाम। तो उसमें है भारत का रूस और अमेरिका से संबंध के ऊपर भी हमने यहाँ पे नेक्स्ट है जो लास्ट एंड तक डिसाइड करेंगे या डिस्कस करेंगे इसको। तो भारत और रूस दोनों परंपरागत मित्र है, किंतु 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और विघटन के बाद समय बदल गया और जो इंटरनेशनल मार्केट था वो भी चेंज हो गया। अब बाजारों उन्मुख, यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बाजारों उन्मुखी वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था को भारत ने अपनाया। तो इसे अपनाने के बाद दोनों ने परंपरागत संबंधों में प्रगढ़ता में कमी आई। यानी ये
क्या ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने लगा, तो इस तरह से भारत का भी एक देश की ओर ध्यान से काफ़ी नहीं था, क्योंकि भारत को डेवलप होना है। तो भारत ने सभी देशों की ओर ध्यान देने की भी इच्छा जाहिर की। तो इस तरह से परंपरागत जो रूस अमेरिका के संबंध थे थोड़े से कम, भारत और रूस के संबंध थोड़े से कम हुए। इसी तरह हम यहाँ पे बात करें तो रूस से भारत को बहुत सी सामग्रियाँ मिलती है, आयुष सामान है वो खरीदे जाते हैं, और भारत की ओर से बहुत ही डेवलपमेंट होती है, और उनके आचार विचार समस्याओं के समय हमारा सहयोग करते हैं। अब बात करें भारत और अमेरिका के मध्य और रूस के मध्य, तो भारत की वर्तमान विदेश नीति तत्कालिक व्यवहारिकता पर आधारित है, यानी वर्तमान में क्या ज़रूरत है, वर्तमान में हमें अमेरिका से क्या इंपॉर्टेंस है, किस देश से क्या रखना है, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति है, यानी व्यवहारिकता पर आधारित है, और ये नवीन आयाम में सम्मिलित है। हमारी विदेश नीति में परिवर्तन मुख्यतः चीन की नवीन प्रगतापूर्ण नीति की प्रक्रिया के स्वरूप ही आया है। चीन के रवैये की वजह से भारत की ये जो नीति है वो व्यवहारिकता के तौर पे ज़्यादा देखी गई है। और इसी तरह से समय के अकॉर्डिंग प्रथम विश्व युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्ण शक्ति संतुलन देश के रूप में पत्ते नहीं खोले, लेकिन फिर भी भारत है वह सभी देशों से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें, और इसी नीति के तहत भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। और वर्तमान में भारत की विदेश नीति है वो रूपांतरणकारी यानी ट्रांसफॉर्म हो रही है वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल, और बेहतर से बेहतर प्रयास है वो विदेश नीति के तहत किया जाता है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनकी हम चर्चा की है। अगर आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करें नेक्स्ट, तो मैं यह बता देता हूँ आपको कि नया लेसन है या पुराना लेसन है, अगर आपने पढ़ा है, अगर आप वापस पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा कुछ और समझने को आएगा, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ी अगर दोबारा पढ़ते हो ना उस चीज़ में और नया हम पढ़ने को मिलता है। तो हारिए मत, और अपना मनोबल कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, पढ़ते रहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है। आजकल समझते हैं, सब कहते हैं, लेकिन ये कोई पालन नहीं करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और एक लास्ट पॉइंट आपको कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, या ऐसा कोई आपके पॉइंट है दिमाग में कि सर ये क्या है ऐसा कुछ चीज़, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका अगर ऐसा कोई टॉपिक नहीं समझ में नहीं आ रहा है, या कोई नया टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप ऐसे टॉपिक को यहाँ पे वीडियो पे मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो जैसे ही मुझे ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया जिस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो हो सकता है आपका कमेंट ही नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँ उस चीज़ को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।